जय हिंद। नमस्कार, स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के प्रमुख केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस रिलेटेड सभी की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहली खबर 8th पे कमीशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8th पे कमीशन पीएलबी एंड एड होक बोनस कैलकुलेशन चेंजेस प्रपोजल बाय एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित जो पीएलबी और तदस्थ बोनस दिया जाता है उसकी गणना में परिवर्तन से संबंधित अपडेट दिया गया है और परिवर्तन करने की मांग इनके द्वारा की गई है। इसके संबंध में इनके द्वारा सजेशन दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें बताया गया है कि एट प्रेजेंट द प्रोडक्टिव लिंक बोनस एंड द एड होक बोनस आर कैलकुलेटेड ऑन द मंथली इमोलमेंट कैप्चर्ड 7,000 फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिनों का मात्र 7,000 रुपये तक सीमित दिया जाता है। कर्मचारी को कहना है कि यहाँ बिल्कुल ही तर्कहीन और गलत है। ये जो यहाँ पे मांग की गई है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एनसीजीएसएम की स्टाफ पक्ष ने सुझाव दिया है कि 8वें पे कमीशन के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले उत्पादकता लिक्विड बोनस पीएलबी और जो गैर पीएलबी बोनस वाले हैं उसकी गणना के लिए वर्तमान नियमों को बदला जाना चाहिए। आप जानते होंगे कि दो टाइप का बोनस दिया जाता है। एक होता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस और इसमें कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे के, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, नेवल डॉकयार्ड, वर्कशॉप एंड डिपो एंड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की जो डीजी क्यूए एंड डीजीए क्यूए अंडर डीडीपी के अंतर्गत जो आते हैं, यानी जहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, उनको प्रोडक्टिव लिंक बोनस दिया जाता है। दूसरा बोनस किसको दिया जाता है? नॉन पीएलबी और एडहॉक बोनस। यहाँ अप्लाई होता है जितने भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जहां पर कि गवर्नमेंट को कुछ इनकम नहीं होती लेकिन सब जरूरी हैं, उनको दिया जाता है। आगे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो ये बोनस देने का तरीका है इनका, ये बिल्कुल गलत है, इसको नए तरीके से देना चाहिए। 2 चेंजेस सजेस्ट बाय द 8th सेंट्रल सीपीसी। इन्होंने 2 सजेशन यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि स्टाफ साइड जो प्रपोजल है 8th सेंट्रल पे कमीशन, उन्होंने कहा है कि 7,000 रुपये जो कैप यहाँ पे दिया जाता है उसको रिमूव करना चाहिए और जो यहाँ पर बोनस दिया जाना चाहिए जिसमें कि आपकी जो वास्तविक वेतन है, मूल वेतन, बेसिक पे प्लस डीए ऑफ द एम्प्लॉयज, वहाँ जितना बनता है उसके आधार पर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि कर्मचारियों को जो बोनस है वहाँ कम से कम 30 दिनों का दिया जाना चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ वर्षों से देखा गया है कि आयुध कारखानों जैसे कि ईएमई से रिलेटेड जो वर्कशॉप हैं, इससे रिलेटेड जो रक्षा नागरिक कर्मचारी हैं जो पीएलबी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें 30 दिनों के वेतन से कम पीएलबी मिल रहा है, जैसे कि 18 दिनों का पीएलबी, 23 दिनों का पीएलबी, जो बोनस अधिनियम और बोनस के मूलभूत सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन करता है। कर्मचारी के पक्ष में इन्होंने ये बात कही है। आगे इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो पद और रैंक के देखे बिना सभी को बोनस दिया जाना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि 30 दिनों के वेतन के बराबर आपको बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस की गणना किस तरह से होनी चाहिए? वास्तविक वेतन यानी कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उसके आधार पर किया जाना चाहिए। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और डीएससी की भर्ती आयोजित की जा रही है 23 जुलाई 2026 से लेकर 8 अगस्त 2026 तक बीआरसी यानी कि बिहार रेजिमेंट सेंटर के अंतर्गत यहाँ पर जो भर्ती होगी जिसमें कि सिपाही जीडी और सिपाही क्लरिकल की भर्ती है। मेडिकल एग्जामिनेशन 23 जुलाई 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। कंबाइंड फिजिकल टेस्ट यानी कि सीपीटी होगा 8 अगस्त 2026 को। यहाँ पर जो कैंडिडेट भर्ती होना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? एंट्री टाइम दिया गया है 5 बजे सुबह से लेके 5:15 बजे तक आपको ओल्ड पीटी ग्राउंड बीआरसी में आपको पहुंचना होगा। 5:15 के बाद 5:15 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं मेन, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक आपको ओरिजिनल लाना होगा, साथ में 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको लाने होंगे। तो ये भर्ती थी जो कि बिहार रेजिमेंट के अंतर्गत पूर्व सैनिकों की रहेगी। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। कोटा में सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के लिए 600 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से छात्रावास सुविधा उपलब्ध की गई है और यहाँ जो सुविधा है
राजस्थान सरकार जिला सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा जो भी सैनिक, पूर्व सैनिक, उनकी पुत्रियों के लिए कोटा में बालिका छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ छात्रावास मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो सुविधा है जिसमें कि सुरक्षित एवं रियायती आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यहाँ 2012 से संचालित किया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर शेखावत साहब के द्वारा ये बात कही गई है कि छात्रावास जो है प्लाट नंबर 333 BSNL सर्किल पानी की टंकी के पास RK पुरम सेक्टर B कोटा में स्थित है। और यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक न्यूनतम छात्रावास के तहत किराया लिया जाता है। 600 रुपये प्रतिमाह शुल्क होता है, 150 रुपये लाइट का खर्च होता है और 50 रुपये पानी का खर्च होता है। तो जो भी अपने बच्चियों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा भेज रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। यहाँ पर जो लोकेशन बताया गया है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय JK लोन अस्पताल के सामने नयापुरा कोटा में आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश जो यहाँ पर होगा एवं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, इनकी जानकारी आप ऑफिस से ले सकते हैं। यहाँ पर जो ऑफिस है, कमांडर शेखावत ने कहा कि यहाँ छात्रावास सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनकी बेटियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफ़ायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अपडेट एम्स पटना से जारी किया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की तरफ से ECHS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित हैं, वहाँ पटना एम्स से अपना इलाज करा सकते हैं। एम्स पटना ECHS से जुड़ा पूर्व सैनिकों को अब घर के पास मिलेगी सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा। और यहाँ पर बताया गया है कि बिहार समेत जो पड़ोसी राज्य हैं, उनके अंतर्गत जो भी पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। एम्स पटना में आयोजित जो समारोह हुआ था, जिसमें कि यहाँ के जो ECHS के कर्नल साहब हैं, उनके द्वारा साथ में एम्स के जो अधीक्षक हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इससे पूर्व सैनिक और उनके बच्चों को यहाँ पर बहुत लाभ होने वाला है। साथ में जो पड़ोसी राज्य हैं, उनसे भी पूर्व सैनिक, उनके आश्रित अपना इलाज पटना के अंतर्गत अच्छे डॉक्टरों से करा सकते हैं। अपडेट CAPF के जवानों से, अधिकारियों से रिलेटेड है और यहाँ पर CAPF को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जोड़ने से संबंधित है। ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। यहाँ जो केस है लिस्टेड किया था 2024 में और जिसमें सुनवाई थी, यानी पूर्व सैनिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो भी CAPF के हैं उनको दिए जाने के संबंध में 17/7/2026 को यहाँ पर सुनवाई हुई और जिसकी अगली डेट मुकर्रर कर दी गई है। यहाँ पर सुनवाई होने के बाद अगली डेट मुकर्रर की गई है और अगली जो डेट है यहाँ पर दी गई है 20/8/2026 को। तो अगली जो सुनवाई है CAPF के जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के संबंध में 20/8/2026 को अगली हियरिंग रहेगी। तो ये थे कुछ अपडेट महत्वपूर्ण, अभी तक इतना ही। जय